नमस्कार दोस्तों, आइए आज की क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल आईएएस विद हरिमोहन। मैं सीता सिंह आपके साथ बायोलॉजी का सेल टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ अभी तक, और अब जाकर के आपका इंतज़ार ख़त्म हो गया कि इस टॉपिक को हम कब ख़त्म कर रहे हैं या लास्ट टॉपिक कब हम इस चैप्टर का पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो सेल डिवीज़न है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। सेल डिवीज़न एक ऐसा टॉपिक है जो ना केवल यूपीएससी के एग्ज़ाम में, अदरवाइज़ किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं और उसमें बायोलॉजी का सेक्शन आता है, तो ये ध्यान रखिए इसी सेल डिवीज़न का एक ऐसा टॉपिक है या सब टॉपिक है जिसमें से 100% क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है। ठीक है, 1% प्रोबेबिलिटी हम मान के चलते हैं कि शायद ना आए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस की लिमिटेशन होती है कि हमें इतने क्वेश्चन देने हैं बायोलॉजी से, इतने फिजिक्स से, केमिस्ट्री से या साइंस सेक्शन का सिर्फ इतना ही पोर्शन हमारे सामने आएगा, इतने क्वेश्चन आएंगे। तो उन चीज़ों के चलते हो सकता है कि वो ना आए, लेकिन फिर भी वो टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और क्या है वो टॉपिक, क्या क्वेश्चन उससे पूछा जाएगा, इसे जानने के लिए जुड़े रहिए और सुनते रहिए मेरी आज की इस वीडियो को। चलिए, तो अब हम सबसे पहले इस चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं। और सेल डिवीज़न शुरू करने से पहले जो टॉपिक पढ़ाया जाता है कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए, वो है सेल साइकिल। सेल साइकिल माने कोशिका चक्र। कोशिका चक्र बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे हमारे जीवन का चक्र है। जीवन के चक्र में जैसे हम जन्म लेते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर वयस्क होते हैं, और वयस्क अवस्था में आने के बाद में हम जो भी हमारे कार्य हैं उन्हें बहुत ही क्षमता के साथ पूरे करते हैं, अपने बच्चों को जन्म देते हैं, इसके बाद परिवार की सारी जिम्मेदारियों को उठाते हैं। फिर एक अवस्था आती है, एक आयु आती है जिसमें धीरे धीरे हमारे कार्य करने की क्षमता कम होने लग जाती है, और इसके बाद हम लास्ट में मरणासन अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो कुल मिलाकर के जैसे जीवन चक्र चला, सेम उसी तरीके से कोशिका चक्र भी चलता है। और अपने जीवन काल में जन्म लेने से मृत्यु के बीच में हम अपने जैसे संतानोत्पत्ति करते हैं, अपनी जैसी संतान उत्पन्न कर देते हैं, ताकि हमारे मरने के बाद हमारी पीढ़ी आगे बढ़ती चली जाए। ऐसे ही कोशिका भी क्या करती है, अपने जीवन चक्र के दौरान विभाजन करती है, और इस विभाजन से वो नई कोशिका बना देती है। ठीक है, ताकि जो कोशिका की वृद्धि है या कोशिका की संख्या में वृद्धि है या जीव की वृद्धि है वो लगातार होती रहे। तो देखिए, सेल साइकिल जो कोशिका चक्र है, कोशिका चक्र के दो इम्पॉर्टेंट फेज होते हैं। ठीक है, जिसे हमने यहाँ पर नाम दिया है, एक बार बार आ रहा है सबसे बड़ी फेज, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरफेज। देखिए, ये भी इंटरफेज है, ये भी इंटरफेज है, और ये भी इंटरफेज है। इस पूरे साइकिल में 75 नहीं, हम कह सकते हैं 90% पोर्शन जो कवर करती है वो इंटरफेस कवर करती है, और रही बची बात 10% जो पोर्शन है वो कवर करती है एम फेज। एम फेज माने डिवीज़न वाली फेज। मेजर सेल्स में डिवीज़न जो होता है वो माइटोसिस टाइप का होता है, इसलिए हम इसके बड़े सेंस में नाम ही दे देते हैं माइटोटिक फेज। राइट। तो कुल मिलाकर के हमने बोला ये जो कोशिका का जीवन चक्र है ये दो मुख्य अवस्थाओं में बटा हुआ होता है, जिनमें पहली अवस्था कहलाती है इंटरफेज और दूसरी फेज कहलाती है माइटोटिक फेज। ठीक है, या माइटोसिस फेज। राइट, शॉर्ट में हम इसको कहते हैं एम फेज। तो बच्चों जानिए कि क्या है ये, हमने इसको परिभाषित किया यहाँ पर, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम। ये जो जीनोम वर्ड आया है, ये इसका मतलब है कि इसके अंदर जितना भी डीएनए कंटेंट है उसको पहले डबल करता है, फिर सिंथेसिस ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल, सेल के लिए और जितनी चीज़ों की ज़रूरत है उन सबको बनाता है, और फाइनली जब सारी चीज़ें बन जाती हैं तो कोशिका कहती है अब मेरे पास सामान बहुत ज़्यादा हो गया, मास अपॉन डेंसिटी वॉल्यूम जो उसका होता है वो अफेक्टेड होता है, और फिर कोशिका क्या कर रही है, विभाजित हो जाती है। राइट। तो हमने इसको बोला
This is eventually divides into two daughter cells and the particular process is known as cell cycle. तो ये जो पूरे के पूरे स्टेप बाय स्टेप जो काम हो रहे हैं, जो इवेंट्स हो रहे हैं, एक के बाद एक कोऑर्डिनेटेड वे में, ठीक है, यही क्या कहलाते हैं? कोशिका चक्र या सेल साइकिल कहलाता है। सेल साइकिल को 2 फेज में बांट दिया, इंटरफेज और एम फेज। आपके सामने ये जो और छोटे छोटे नाम आ रहे हैं, G1 फेज, S फेज और G2 फेज, ठीक है, यहाँ हम इसको बताना थोड़ा सा ज़रूरी समझते हैं कि ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि डीएनए का द्विगुणन माने रेप्लिकेशन कोशिका चक्र की कौन सी अवस्था में होता है, तो वो है हमारी एस फेज। एस फेज इज कॉल्ड सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस माने बनना, जिसमें बनने से डायरेक्ट हम मतलब निकालते हैं कि किसके बनने की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, डीएनए के बनने की बात कर रहे हैं। सेल विभाजित होकर के आई है, अपने आप को तैयार कर रही है, फिर जीनोम को डबल करती है, फिर बचे हुए प्रोटीन बनाती है G2 में, और जब सारे प्रोटीन बन जाते हैं तो फिर ये क्या कर रही है, कोशिका चक्र के एम फेज में अपने आप को एंटर कराती है, और इस एम फेज में ही कोशिका विभाजन होता है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के जो कोशिका चक्र की 2 मुख्य अवस्थाएं हो गई, इंटरफेज को कभी कभी रेस्टिंग फेज भी कह देते हैं, विश्रामावस्था भी कह देते हैं, लेकिन सच में ये विश्राम की अवस्था बिल्कुल भी नहीं है। सबसे ज़्यादा काम इसी अवस्था के दौरान होता है। दूसरी बात, जो भी कोशिका का आपने आज तक डायग्राम देखा है या पढ़ा है कि कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, न्यूक्लियस है, गोल्गी अपैरेटस है, ये सारे के सारे जो ऑर्गेनेल्स आपको प्रॉपर फॉर्म में देखने के लिए मिलते हैं, वो अवस्था कोशिका की इंटरफेज अवस्था ही कहलाती है। एम फेज के टाइम पे तो कोशिका में जितने भी पार्ट्स होते हैं, उसके जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं, वो छोटी छोटी वेसिकल्स की फॉर्म में पैक हो जाते हैं, और बस कुछ ही चीज़ें हैं जो दिखाई देती हैं। तो चलिए बताते हैं क्या क्या चीज़ें कोशिका विभाजन के दौरान दिखाई देती हैं। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, सेल डिवीज़न माने कोशिका विभाजन। तो इसने बोला द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड, जिसमें नई कोशिका बनती है, वो प्रोसेस क्या कहलाती है, कोशिका विभाजन की अवस्था कहलाती है। द सेल डिवीजन इज अ प्रोसेस बाय विच सेल डिवाइड, रेप्लिकेट एंड ग्रोज। ठीक है, ये जो कोशिका विभाजन है वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोशिका अपने आप को डिवाइड करती है, 1 से 2 बनाती है, और इसी तरीके से फिर फर्दर अपनी वृद्धि करती है। बाद में हमने कहा ऑल दीज प्रोसेसेस, सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ हेंस हैव टू टेक प्लेस इन अ कोऑर्डिनेटेड वे। बेटा देखिए, सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि पहले G1 फेज हो गई, फिर G2 हो गई और उसके बाद S फेज हो गई। नहीं, ये एक सीक्वेंस है जो प्रॉपर चेक पॉइंट्स के थ्रू होता है इवेंट्स का। सबसे बड़ी बात है कि एक स्टेप के पूरे हो जाने के बाद ही दूसरा स्टेप कंप्लीट होता है या सेल दूसरे स्टेप में एंटर करती है। अगर ऐसा नहीं हुआ और कोशिका भूल गई कि वो पहले कौन सा भी इवेंट करके आई थी, उस इवेंट के कंप्लीट होने से पहले वो नेक्स्ट में एंटर कर जाए, या फिर उसके बाद उसने कुछ एक स्टेप्स को क्या करा, बाईपास करा और डायरेक्ट आगे वाले स्टेप में एंटर कर गई, तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है और इससे एक बहुत बड़ी बीमारी का हमें सामना करना पड़ता है, जिसे हम कैंसर कहते हैं, जिसमें कोशिका सब कुछ भूल के बस एम फेज में लगातार एंटर करती रहती है। बस उसको एक ही चीज़ याद रहती है कि मुझे विभाजन करना है, मुझे विभाजन करना है, मुझे विभाजन करना है। अभी जस्ट विभाजन करके आई है और उसके बाद में फिर दोबारा से वो एम फेज में एंटर कर जाती है और इंटरफेज के जो इवेंट्स हैं उनको बाईपास कर जाती है। तो ऐसी कोशिकाएं किसी काम की नहीं रहती हैं, बल्कि या तो एक जगह इकट्ठी रहती हैं, हो जाती हैं, या फिर पूरे शरीर में फैलती रहती हैं। अगर इकट्ठी हो गई तो वो ट्यूमर बनाया उन्होंने, और अगर फैल गई तो ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया जैसी बीमारी कर देती है। तो कैंसर कोई बहुत बड़ी बीमारी उस तरीके से नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ कोशिका की एक गलती है और उस गलती की इतनी बड़ी सजा शरीर को भुगतनी पड़ती है जो कैंसर के रूप में हमारे सामने आती है। बस कोशिका के जो जीवन चक्र के इवेंट्स हैं उसका कोऑर्डिनेशन, तालमेल वो भूल जाती है और बार बार एम फेज में एंटर करती है। बाद में हमने कहा द न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू ग्रो, टू रिप्लेस old, dead and injured cell and to form gametes required for reproduction। तो देखिए, कह रहे हैं कि कोशिका विभाजन की आवश्यकता क्यों पड़ी।
तो हमने यहाँ पे बोला देखिए कोशिका विभाजन इसलिए चाहिए क्योंकि हमें बड़ा होना है, हमें उन सेल्स को रिप्लेस करना है जो पुरानी हो चुकी हैं या मृत हो चुकी हैं, या फिर किसी एक्सीडेंट की वजह से कुछ सेल्स में, कुछ कोशिकाओं में चोट लग गई है, वो ख़राब हो गई हैं, किसी भी तरह की मिसहैपनिंग अगर सेल्स के साथ हो गई है तो उन सेल्स को रिप्लेस कराने के लिए भी हमें कोशिका विभाजन की ज़रूरत पड़ती है। और इसके बाद जो जनन कोशिकाएं माने रिप्रोडक्टिव सेल्स में जर्म सेल्स, जैसे कि फीमेल्स में एग और मेल्स में स्पर्म, माने नर में शुक्राणु और मादा में अंडाणु जैसी जनन कोशिकाएं भी कोशिका विभाजन के फलस्वरूप ही बनती हैं। तो हमने यहाँ पर बोला कि जो कोशिका विभाजन है वो किस लिए चाहिए, वो सेल्स के बड़े होने के लिए चाहिए, पुरानी सेल्स को रिप्लेस करने के लिए चाहिए, डेड सेल्स को हटाने के लिए चाहिए, जो इंजर्ड सेल्स हैं उनकी जगह नई सेल्स बनाने के लिए चाहिए, और रिप्रोडक्टिव सेल्स में जो कि स्पर्म और ओवा है, ऐसी जर्म सेल्स जिन्हें हम स्पेसिफिक नाम देते हैं वो है गैमेट्स, राइट। ऐसी सेल्स को बनाने के लिए भी सेल डिवीज़न की ज़रूरत पड़ती है। सेल डिवीज़न मुख्यतः मेनली दो तरीके का होता है। नंबर 1 इज़ माइटोसिस एंड सेकेंड इज़ मियोसिस। देखिए एक डायग्राम है, आप चलें डायग्राम के बाद पे आपको दिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि डायग्राम क्या चीज़ है, आपसे क्या कह रहा है। तो ये सेल का न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, और इस डीएनए के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है आपके सामने, और साथ ही साथ में ये सेंट्रियोल है, जो सेंट्रियोल से किरणें जैसी निकल रही हैं, ये एस्टर रेज होती हैं, ठीक है। तो ये सेंट्रियोल एस्टर रेज बनाता है, एस्टर रेज की मदद से स्पिंडल फाइबर बनते हैं। सबसे पहला काम है ये सेंट्रियोल डिवाइड होकर के दो बन गए और दोनों पोल्स पे पहुंच गए। इसके बाद ये जो आपका अंदर का डीएनए है ये कट कट के क्रोमैटिन बनाता है, और दो क्रोमैटिन एक साथ जुड़ते हैं और वो जिस स्ट्रक्चर को बनाते हैं उसका नाम है क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम दो क्रोमैटिन से मिलकर के बना है, और बीचों बीच जिस जगह से वो जुड़ता है उस जगह को हम बोलते हैं सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर के बाद एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन होती है जिसके साथ ये स्पिंडल फाइबर जुड़ रहा है, और उस स्पेशल प्रोटीन को हम बोलते हैं काइनेटोकोर। काइनेटोकोर की मदद से क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर से अटैच होते हैं। काइनेटोकोर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसीलिए बार बार फोकस कर रही हूँ कि कौन सा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है जो स्पिंडल फाइबर को अपने साथ एसोसिएट कराता है, तो वो है काइनेटोकोर। जैसे ही ये क्रोमैटिन बन गए तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो थी वो टूट गई, और ये जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में फ्रीली दिखाई दे रहा है। अब हमें सिर्फ पूरी कोशिका में कोई ऑर्गेनेल ना दिखाई दे के क्या दिखाई दे रहा है, बस सेंट्रियोल दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये स्पिंडल फाइबर्स दिखाई दे रहे हैं और क्रोमोसोम्स दिखाई दे रहे हैं। क्रोमोसोम्स डिवाइड होने के लिए अपने आप को पहले कहाँ अरेंज करते हैं, इक्वेटर पे बीचों बीच अरेंज करते हैं, ठीक है। सेंटर प्लेट बनाते हैं, और इस फेज़ को हम एक नाम देंगे, वो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताएंगे कि वो कौन सी फेज़ होती है। इसके बाद इस क्रोमोसोम का ये जो स्ट्रक्चर है, ये दो स्ट्रक्चर हैं, कौन कौन से, एक ये क्रोमैटिन और एक ये क्रोमैटिन। दोनों क्रोमैटिन स्पिंडल फाइबर की मदद से अलग अलग डायरेक्शन में अलग हो जाएंगे, और एक आपका ये गया और ये गया, राइट। बाद में विभाजन होगा कोशिका का, और विभाजन होने के बाद में दो अलग अलग कोशिकाओं के पास तो क्रोमैटिन पहुंचेंगे। एक क्रोमोसोम डिवाइड होकर के क्या बनाएगा, दो क्रोमैटिन बनाएगा, और हर एक कोशिका को एक एक क्रोमैटिन हर क्रोमोसोम में से मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन यहाँ पर, हमारे अपने केस में अगर हम बात करें तो हमारे पास कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46, जिसको हम डिवाइड करते हैं किस में, 23 पेयर्स में, राइट, 23 जोड़े। और इन 23 जोड़ों में 22 जोड़े ऑटोसोम्स होते हैं हमारे पास में, और एक जोड़ी जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, जो मेल में XY होता है और फीमेल में XX होता है। हम यहाँ थे कि पहले क्रोमोसोम आए इक्वेटर पे, इक्वेटर से फिर क्रोमैटिड्स अलग हुए, धीरे धीरे ये दोनों कहाँ पहुँच गए, दो पोल्स पे पहुँच गए। अब हम देख रहे हैं कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये अंदर की तरफ धंस रही है, और फाइनली ये इतनी ज़्यादा धंस जाएगी कि ये क्या है, एक से दो सेल्स बन जाएंगी, राइट। तो इस तरीके से कोशिका विभाजन कर पाती है। अब जो चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं करी हैं वो स्पेशली हम अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसे हम क्या कह रहे हैं, माइटोसिस। माइटोसिस में हम इस टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे।
माइटोसिस कोशिका का वो विभाजन है जो वेजिटेटिव सेल्स में होता है, सोमैटिक सेल्स में होता है। कुल मिला के अगर हम बोलें कि शरीर की सभी कोशिकाएं सिर्फ और सिर्फ जनन कोशिकाओं को छोड़ करके, शरीर की प्रत्येक कोशिका में जो विभाजन होता है वो कौन सा विभाजन होता है? माइटोसिस होता है। इसे हम दूसरी लैंग्वेज में बात करें तो माइटोटिक डिवीजन भी कहते हैं। जनन कोशिकाओं में माइटोसिस नहीं होता, जनन कोशिकाओं में दूसरी वैरायटी का डिवीजन होता है जिसका नाम है मियोसिस। तो क्लियर कट है, शरीर की ज़्यादातर अधिकतर कोशिकाएं जो वृद्धि में भाग लेती हैं, जिनमें वृद्धि होती है, वो सभी कोशिकाओं में माइटोसिस नाम का डिवीजन होता है। सिर्फ जनन कोशिकाओं में मियोसिस होता है। हमने यहाँ पे बात करी सबसे पहले द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड्स फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड माइटोसिस। क्लियर कर चुकी हूँ मैं इस लाइन को। इन दिस प्रोसेस ईच सेल कॉल्ड मदर सेल डिवाइड टू फॉर्म आइडेंटिकल डॉटर सेल। देखिए हर एक सेल, जैसे ये आपके सामने सेल है, ये कौन सी सेल है? एम सेल माने मदर सेल है, राइट? ये मदर सेल है, ठीक है। मदर सेल बिल्कुल अपने ही जैसे क्या बनाती है? डॉटर सेल्स बनाती है, लेकिन इस बार डॉटर सेल्स कितनी है? 2। डॉटर सेल्स कितनी है? 2, राइट। हेयर एम फॉर मदर सेल एंड डी फॉर डॉटर सेल। ये रही आपके सामने 2 डॉटर सेल्स, ओके। The daughter cell have same number of chromosome as the mother cell. It helps in growth and repair of tissue in organism. तो ये ध्यान रखिए कि अगर मदर सेल के पास 46 क्रोमोसोम है तो यहाँ डॉटर सेल के पास भी कितने क्रोमोसोम होंगे? 46 ही इसके पास होंगे और 46 ही इसके पास होंगे। तो फिर डिवीज़न किसका हुआ? डिवीज़न होता है यहाँ क्रोमैटिड्स का। देखिए पहली वाली सेल है जो मदर सेल है, इसमें हर क्रोमोसोम के 2 जोड़े हैं, स्काई ब्लू 2 जोड़े, ठीक है। ये एक जोड़ा मतलब 2 क्रोमैटिड, ये वाला स्काई ब्लू एक जोड़ा मतलब 2 क्रोमैटिड। रेड वाले भी क्या हैं? ये भी 2 क्रोमैटिड्स हैं। जब डिवीज़न हुआ तो इस स्काई ब्लू का एक ये रहा, इस स्काई ब्लू का, इस वाले स्काई ब्लू का एक ये है और एक रेड में से आया है। तो एग्जैक्टली जो क्रोमैटिड्स हैं बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं दूसरे वाले क्रोमैटिड के, इसीलिए इनको सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं। और हर जोड़े में से एक क्रोमैटिड नेक्स्ट सेल में पास ऑन हो जाता है। इसीलिए इस डिवीजन को हम एक और नाम देते हैं। द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज इक्वेशनल डिवीजन। क्या नाम है इसका? इक्वेशनल डिवीजन। हिंदी में हम इसे बोलते हैं समसूत्री विभाजन। सम माने एक जैसे, सूत्र माने गुणसूत्रों की लैंग्वेज में हम बात करें, क्रोमोसोम्स को हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी थी? 46 थी। तो यहाँ पर बोला कि जो पेरेंटल सेल है उसके पास भी 46 क्रोमोसोम होंगे और जो डॉटर सेल माने नई कोशिका बनी है उसके पास भी 46 ही क्रोमोसोम होंगे। ऐसा विभाजन जिसमें क्रोमोसोम की संख्याओं में कोई अंतर नहीं आता, ऐसे विभाजन को हम माइटोसिस कहते हैं, समसूत्री विभाजन कहते हैं। ये ध्यान रखिए कि डिवीज़न की 2 इंपॉर्टेंट फेज होती हैं। पहली फेज में हम न्यूक्लियर मटेरियल माने डीएनए को डिवाइड करते हैं और दूसरे में हम क्या करते हैं? इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड करते हैं। तो डिवीज़न कंप्लीट होने के लिए, सेल को डिवाइड होने के लिए 2 स्टेप्स को पूरा करना पड़ता है। फर्स्ट इज कैरियोकाइनेसिस एंड द सेकेंड इज साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, कैरियो माने न्यूक्लियस, काइनेसिस माने डिवीज़न। कैरियोकाइनेसिस है न्यूक्लियस केंद्रक का विभाजन और साइटोकाइनेसिस माने कोशिका द्रव्य। साइटोकाइनेसिस कोशिका द्रव्य का विभाजन। तो पहले स्टेप में क्या हुआ आपका? पहले स्टेप में केंद्रक का विभाजन हुआ और दूसरे स्टेप में साइटोप्लाज्म माने कोशिका द्रव्य का विभाजन हुआ। तो ये जो माइटोसिस के दौरान केंद्रक का विभाजन होता है ये भी 4 स्टेप में होता है। नंबर 1 स्टेप इज कॉल्ड प्रोफेज, नंबर 2 स्टेप इज कॉल्ड मेटाफेज, नंबर 3 स्टेप इज कॉल्ड एनाफेज एंड नंबर 4 स्टेप इज कॉल्ड टेलोफेज। देखिए अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं क्लास 9th की, तो वहाँ पर माइटोसिस मियोसिस को बहुत डिटेल में नहीं दिया गया है। यहाँ मुझे थोड़ा सा इसको अपग्रेड करके आपको पढ़ाना पड़ा है। उसका रीज़न ये है कि जिस लेवल के क्वेश्चन इस चैप्टर में से आते हैं या इस टॉपिक में से आते हैं उसके लिए ये पर्टिकुलर टॉपिक्स प्रोफेज, एमफेज, एनाफेज और जो टेलोफेज है, मतलब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज है, इनके बारे में बताना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट होता है कि क्रोमोसोम की स्टडी करने के लिए हम कौन सी फेज़ को आइडियल मानते हैं।
तो वो जो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए आइडियल फेज होती है वो मेटाफेज होती है। उसका कारण है कि यहाँ पर सारे क्रोमोसोम्स अपने आप को एक लाइन से अरेंज कर लेते हैं, राइट। चलिए तो अब हम इसके आगे के बारे में आपसे बताएं कि और आगे क्या होता है। ये रही प्रोफेज, थोड़ा डिटेल में हमने समझाया है एक डायग्राम की हेल्प से, और ये डायग्राम बता रहा है कि हर स्टेज में क्रोमोसोम्स के अंदर क्या क्या चेंज आ रहा है। पहली फेज है प्रोफेज। प्रोफेज में हमने देखा कि ये क्या हुआ, सेंट्रियोल डिवाइड हुआ, पोल के पास गया, और माइक्रोट्यूब्यूल्स जो क्या बनाते हैं, स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं, वो दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। अंदर का जो जेनेटिक कंटेंट था, जो क्रोमैटिन था, जो बहुत ही ज़्यादा कॉइल्ड स्ट्रक्चर था, वो कट कट के क्या हुआ, कंडेंस हुआ, और उसने क्या बनाया स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम फिर बनाया मैंने यहाँ पर, राइट। तो ये जो क्रोमोसोम आपके सामने बना है ये क्या है, ये दोनों क्रोमैटिड्स एक दूसरे के 100% आइडेंटिकल होते हैं, सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं, और ये 100% आइडेंटिकल के जो क्रोमैटिड्स हैं इनको हम क्या नाम देते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स, सिस्टर क्रोमैटिड्स। चलिए इसके बाद हमने बोला कि प्रोफेज के दौरान ही ये जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है धीरे धीरे डिसअपियर होनी शुरू हो जाती है। फिर हम आते हैं कौन सी फेज पे, नेक्स्ट फेज पे, जिसे हम नाम दे रहे हैं मेटाफेज। मेटाफेज में ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपने आप को इक्वेटर पे अरेंज कर लेते हैं। क्रोमोसोम्स ने अपने आप को अलाइन करा कहाँ पर, मेटाफेज पे, और हर एक क्रोमोसोम सेंट्रोमियर के पास जो स्पेशल प्रोटीन थी, राइट, जैसे आपके सामने ये रहा, ये एक क्रोमोसोम बनाया मैंने यहाँ पे, ये दूसरा क्रोमैटिड्स, इसको मैंने जोड़ा किससे, सेंट्रोमेयर से। अब यहाँ पर जो काइनेटोकोर है, इस काइनेटोकोर की मदद से ये दोनों साइड से किससे जुड़ जाएगा, स्पिंडल फाइबर से, ताकि अपोजिट डायरेक्शन में इसको खींचा जा सके, राइट। धीरे 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 ये क्रोमैटिड्स अलग हुए, कहाँ से डिटैच हुआ, क्रोमैटिड अलग हुए किस पोर्शन से, सेंट्रोमेयर से, राइट, और पोल्स की तरफ मूव करने लगे। तो जब पोल नाम का आप कीवर्ड देखेंगे और फेज आपसे पूछी जाएगी तो आप उसमें आंसर करेंगे एनाफेज का। एनाफेज में जो क्रोमैटिड्स हैं वो पोल्स की तरफ मूव करने लग जाते हैं, राइट। चलिए क्रोमोसोम सेपरेट हो गए, क्रोमैटिड्स किधर की तरफ जाने लगे, पोल्स की तरफ जाने लगे। अब आती है हमारे सामने नेक्स्ट फेज, टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है, ये जो जेनेटिक कंटेंट है हाफ है बेशक, लेकिन इस हाफ जेनेटिक कंटेंट के ऊपर क्या पड़ने लग गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट हो गया। जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स थे वो सब अपीयर होने स्टार्ट हो गए। अब बड़ी ही अजीब सी कंडीशन हो गई सेल के पास, जैसे हमारे घर में एक ही घर में 2 किचन चलने लग जाएं या 2 किचन में काम होने लग जाए, तो कुल मिलाकर के घर में कुछ ऐसा तनातनी वाला माहौल क्रिएट हो जाएगा कि बंटवारे की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर दिखाया आपको कि एक सेल में एक तो 2 न्यूक्लियस हो गए और सारे सेल ऑर्गेनेल्स डबल हो गए। तो अब ऐसी अवस्था में सेल कहती है जब सब कुछ बढ़ चुका है तो ऐसा करो साइटोप्लाज्म को भी बांट लो, राइट। साइटोप्लाज्म को बांटने के लिए यहाँ पर ये सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ मुड़ने लग जाती है और जो स्ट्रक्चर बनता है उसको बोलते हैं सेल फरो, और धीरे धीरे ये अंदर की तरफ से गहरी और गहरी और गहरी होती चली जाती है, और फाइनली सेल डिवाइड होकर के एग्जैक्टली 2 पार्ट में बट जाती है। इस तरीके से इसका बंटवारा हो गया, सेल का बंटवारा हो गया, घर का बंटवारा हो गया, राइट। ये थी एनिमल सेल की बात। अगर एनिमल सेल में आपसे पूछा जाता है कि सेल में साइटोकाइनेसिस कैसे हुआ, तो हमने कहा सेल फेरो की मदद से। लेकिन अगर यहीं पे हम बात करें प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल में जो सबसे पहले लेयर बनती है उस लेयर का नाम है मिडिल लैमिला, उस लेयर का नाम है मिडिल लैमिला, और मिडिल लैमिला जिससे बनी वो है सेल प्लेट, राइट। तो इसमें बंटवारा करने के लिए फरो नहीं बल्कि क्या बनती है, सेल प्लेट बनती है, जो इन फ्यूचर डेवलप होकर के मिडिल लैमिला बनी। और मिडिल लैमिला को जब आपने समझाया तो मिडिल लैमिला से एक और क्वेश्चन आता है कि मिडिल लैमिला किसकी बनी होती है, तो मैं यहाँ पर बताती हूँ, इसका नाम है कैल्शियम पैक्टेट, कैल्शियम पैक्टेट, PECTATE, राइट, ठीक है। मिडिल लैमिला ही वो लेयर थी
जो दो प्लांट सेल के बीच में प्रेजेंट होती थी। और हमने वहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि मिडिल लैमेला जबकि आउटर मोस्ट लेयर दिखाई दे रही है, फिर भी इसको मिडिल लैमेला क्यों कहते हैं। तो हमने कहा कि मिडिल लैमेला को मिडिल लैमेला इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बिल्कुल बीचों बीच प्रेजेंट होती है दो कोशिकाओं के और सेल वॉल के बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है। तो कोशिका विभाजन के दौरान जो सबसे पहली सेल प्लेट बनती है, वो सेल प्लेट ही कोशिका को दो पार्ट में बांटती है और बाद में जाकर के सेल प्लेट मिडिल लैमेला बन जाती है, जो कि कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है। तो ये डिफरेंस है प्लांट के साइटोकाइनेसिस में और एनिमल के साइटोकाइनेसिस में। चलिए, ये हुआ माइटोसिस डिवीज़न कंप्लीट। अब हम आते हैं नए डिवीज़न के पास, जो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा है। होता तो गिनी चुनी कोशिकाओं में है, शरीर की सारी कोशिकाओं में होता नहीं है, लेकिन बहुत ही स्पेशल टाइप का डिवीज़न होता है। यही हमारी फर्दर प्रोजेनी को बनाने में इम्पॉर्टेंट रोल करता है। संतानोत्पत्ति में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल मियोसिस ही करता है। क्यों? क्योंकि संतानोत्पत्ति के लिए जो जनन कोशिकाएं बनती हैं, जो गैमेट्स बनते हैं, वो गैमेट्स मियोसिस के दौरान ही बनते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर हमें इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ता है कि अगर क्रोमोसोम का नंबर 46 का 46 रहा तो 46 क्रोमोसोम मेल के और 46 क्रोमोसोम फीमेल के, जो कि जब मिलेंगे तो जस्ट डबल हो जाएंगे। तो इस तरीके से आने वाली जनरेशन का जेनेटिक मेकअप, जेनेटिक कंटेंट पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा और रिप्रोडक्शन की परिभाषा ही चेंज हो जाएगी। रिप्रोडक्शन कहता है अपने ही जैसी संतान की उत्पत्ति करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जनन कहलाती है या रिप्रोडक्शन कहलाती है। मैं बार बार रिप्रोडक्शन को रिप्रोडक्शन कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्शन अपने आप में इसका मीनिंग डिफाइन कर देता है। तो यही वो विभाजन है जो ये निर्धारित करता है कि जब कोशिका विभाजित हो रही होगी तो फिर हमें परेशानी ना उठानी पड़े और कोशिका के विभाजन के दौरान ही हम क्या करें, क्रोमोसोम्स के गुणसूत्रों के नंबर को आधा कर दें कि ताकि जब दोनों जनन कोशिकाएं मिलें तो फिर से वापस उतना ही क्रोमोसोम मटेरियल बन जाए, जेनेटिक मटेरियल बन जाए जितना कि पेरेंट सेल के पास था। तो जब भी जनन कोशिकाएं बनती हैं तो वो अपने जेनेटिक मटेरियल को आधा आधा कर देती हैं, 46 की जगह 23 क्रोमोसोम्स कर देंगी। हर एक जोड़े में से एक एक अलग हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के हमने बोला यहाँ पर 23 बाद में 23 मेल के और 23 फीमेल के जब मिलेंगे तो 46 नंबर जो है वो रीस्टोर हो जाएगा। ये प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। इससे क्रोमोसोम्स के नंबर में कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं आती है। हाँ, अगर बाई चांस क्रोमोसोम्स के नंबर में एबनॉर्मेलिटी आई तो बहुत बड़ी बीमारियां पैदा होती हैं जिन्हें हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं, जो हम अलग सेक्शन में डिस्कस करेंगे। चलिए, अब हम बुक के कंटेंट के हिसाब से बात करें तो हमने कहा द स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीजन दैट रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल। बेटा सीधी सी बात है, मियोसिस इज इक्वल टू अर्धसूत्री विभाजन, माने जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि ये एक स्पेशल तरह का विभाजन है जो क्रोमोसोम्स का नंबर आधा कर देता है, इसीलिए इसको एक और नाम देते हैं एंड द नेम इज रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन, राइट। माइटोसिस कहलाता था इक्वेशनल डिवीजन और ये कहलाता है रिडक्शनल डिवीजन। हमने कहा क्यों कहा इसको रिडक्शनल डिवीजन? क्योंकि इसमें क्रोमोसोम्स का नंबर आधा रह जाता है। तो यहाँ पर हमने बोला कि स्पेसिफिक सेल्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और टिश्यूज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स डिवाइड टू फॉर्म फर्दर गैमेट्स विच आफ्टर फर्टिलाइजेशन गिव राइज टू द ऑफस्प्रिंग्स बाय मियोसिस। मियोसिस इन्वॉल्व अगेन टू कॉन्सिक्यूटिव डिविजन्स, मतलब लगातार एक के बाद एक इसमें होता है। मियोसिस खुद दो पार्ट में कंप्लीट होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। देखिए, इसमें बहुत अंतर है। पहले वाले में 1 से 2 कोशिकाएं बन रही थी और यहाँ हम देख रहे हैं कि एक मदर सेल से फाइनली हमें 4 कोशिकाएं मिलती हैं। लेकिन आप देखिए कि पहली मदर सेल के पास पूरे 4 क्रोमोसोम हैं और डॉटर सेल के पास 2 क्रोमैटिड्स हैं। तो पहले डिवीज़न जो मियो 1 था, उस मियो 1 में एक के पास 2 क्रोमोसोम चले गए, एक के पास 2 क्रोमोसोम चले गए और हर जोड़े में से एक एक क्रोमोसोम गया है। अगले में जो मियो 2 कंप्लीट हुआ है, इसमें क्रोमोसोम्स के क्रोमैटिड्स अलग हुए हैं। यहाँ वाली सेल में 2 क्रोमोसोम माने 4 क्रोमैटिड्स हैं, तो 4 क्रोमैटिड बट गए, एक के पास 2 और एक के पास 2 आ गए। सेम सेकंड वाले में भी क्या है, 2 क्रोमोसोम माने 4 क्रोमैटिड्स हैं, यहाँ भी क्रोमैटिड्स का बंटवारा हो गया। तो डिवीज़न तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक क्रोमैटिड्स ना मिले और फाइनली जब हमें क्रोमैटिड्स मिलते हैं तो यहाँ पर एक मदर सेल से हमें कितनी सेल्स मिलती हैं,
4 सेल्स मिलती हैं। माइटोसिस में कितनी मिलती थी? 2 सेल्स मिलती थी, राइट। तो इसने लास्ट लाइन हमारे सामने बोला, द सेल डिवाइड्स बाय मियोसिस, इट प्रोड्यूस 4 न्यू सेल्स इंस्टेड ऑफ जस्ट 2। माने यहाँ पर मियोसिस में 4 कोशिकाएं मिली हैं, ना कि माइटोसिस की तरह 2 कोशिकाएं मिली। चलिए देखिए, अब हम उस इम्पॉर्टेंट पार्ट के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो एक यहाँ पर फेस छूटी हुई है और बहुत ही इम्पोर्टेंट सी फेस है कि मियोसिस कितने स्टेप्स में पूरा होता है। हमने कहा मियोसिस 2 स्टेप में पूरा होता है, मियोसिस 1, मियोसिस 2, ठीक है। इंटरफेस के बाद सेल ने एम फेज में एंटर किया, वो करेगा पहले कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में उसने किस में एंटर करा? क्योंकि मियोसिस 1 की प्रोफेज है तो इसलिए हम इसको प्रोफेज 1 कहते हैं। पहली स्टेज इज लेप्टोटीन, दूसरी जाइगोटीन, और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट सी स्टेज है जो यहाँ पर मेंशन नहीं है, आई एम सॉरी फॉर दैट स्टेज इज कॉल्ड पैकीटीन। हाँ, लेकिन फर्दर डायग्राम में आप देखोगे तो वो इन्वॉल्व है, राइट। थर्ड स्टेज इज कॉल्ड पैकीटीन and fourth stage is called डिप्लोटीन, fifth stage is called डायकाइनेसिस। ये सीक्वेंस किसी भी कीमत पे चेंज नहीं हो सकता है। नंबर 1 इज लेप्टो, जाइगो, पैकी और डायकाइनेसिस, ओके। जब सेल प्रोफेज 1 कंप्लीट करेगी फिर मेटाफेज बनेगा, उसके बाद एनाफेज में पोल्स की तरफ क्रोमोसोम डाइवर्ट होंगे और टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप होगी, सेल ऑर्गेनल्स अपीयर होंगे। इसके बाद जैसे ही मियोसिस 1 कंप्लीट होती है उसके बाद मियोसिस 2 शुरू होती है और यहाँ एक नाम आ रहा है हमारे सामने, इंटरकाइनेसिस। एक मियोसिस के से और दूसरे मियोसिस के बीच में जो टाइम है, मतलब मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच का जो टाइम गैप होता है, उस टाइम पे जो फेज़ होती है, दैट फेज़ इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस। फिर मियोसिस 2 में सेल ने एंटर करा और फिर मियोसिस 2 की पहली फेज़ प्रोफेज 2 हुई, दूसरी मेटाफेज 2 हुई, तीसरी एनाफेज 2 हुई और इसके बाद टेलोफेज। इस तरीके से फाइनली हमें कितने सेल मिली? 1 सेल से 4 सेल यहाँ पर मिलती हैं। तो चलिए अब हम उस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं जिसके बारे में मैंने बिल्कुल क्लास के शुरू में बोला था कि 100% जिसमें से क्वेश्चन के पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी होती ही होती है। आपके सामने जैसे ही ये टॉपिक आएगा आपको बिल्कुल जाना पहचाना लगेगा। और अक्सर इससे पहले अगर आपने कभी क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं या फिर किसी पेपर में आपने इस तरह के क्वेश्चन देखे हैं तो आपको ये नाम बड़े जाने पहचाने से लगेंगे। ये जो स्टेजेस हैं इन्हें हमने क्या नाम दिया? सबसे पहला लैप्टोटीन, दूसरी जाइगोटीन, तीसरी पैकीटीन, फिर चौथी डिप्लोटीन और फाइनली 5th वन इज डायकाइनेसिस। देखिए जानिए यहाँ पे क्वेश्चन किससे आता है। लैप्टोटीन सिंपल सी फेज है, इसमें से क्वेश्चन मुश्किल आता है। हम कंफ्यूज होते हैं हमेशा जाइगोटीन और पैकीटीन में, राइट। कुछ काम ऐसे हैं जो होते हुए जाइगोटीन में दिखाई दे रहे हैं लेकिन उसका आंसर सही होता है पैकीटीन। क्यों? क्योंकि जब स्टार्टिंग होती है वो जाइगोटीन में होती है लेकिन जो मेन प्रोसेस हो रही होती है वो पैकीटीन में होती है। और एक सबसे आसान सा क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पे दे रही हूँ। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे लंबी फेज कौन सी है, तो वो पैकीटीन है, राइट। डिप्लोटीन में बोला कि क्रोमोसोम कंडेंस होने शुरू हुए। जाइगोटीन कहती है कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं, अभी तक तो हमने बात की थी कि एक क्रोमोसोम जो है वो बिल्कुल 2 आइडेंटिकल क्रोमेटिड से मिलकर के बना होता है, राइट। इसके जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो 100% आइडेंटिकल हैं। लेकिन अब हम यहाँ बात करेंगे कि ऐसे क्रोमेटिड्स, ऐसे क्रोमोसोम्स जिनके क्रोमेटिड्स थोड़े मिलते जुलते हैं, माने ये जो एक जोड़ी क्रोमोसोम है जो देखने में लगभग एक जैसे लग रहे हैं, ये दोनों क्रोमोसोम एक साथ आते हैं और रिश्ता बनाते हैं। माने शादियां 2 ऐसे परिवारों में होती हैं जो 100% आइडेंटिकल तो नहीं होते लेकिन इसके बावजूद भी एक जैसे दिखाई देते हैं। ऐसे क्रोमोसोम्स को हम नाम देते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स, राइट। तो ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो पेयरिंग स्टार्ट करते हैं एंड द पेयरिंग इज कॉल्ड सिनेप्सिस, राइट। तो हमने बोला कि सिनेप्सिस कौन से स्टेज में आई? जाइगोटीन में। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना किसमें? जाइगोटीन में। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इज रिक्वायर्ड टू होल्ड द होमोलोगस क्रोमोसोम एट द प्लेस क्लोज टू ईच अदर। फिर हमने कहा बाईवेलेंट। बाईवेलेंट का मतलब होता है बाई माने 2, वेलेंट माने ये दोनों जो जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये दोनों कौन सी स्टेज में दिखाई देने शुरू हुए हैं? जाइगोटीन में। अब इसने कहा कि ये नेक्स्ट स्टेज में जब एंटर कर रहा है तो ये पहला क्रोमोसोम जो है उसका
एक क्रोमैटिड और दूसरे क्रोमोसोम का एक क्रोमैटिड आपस में इस तरीके से क्या करेंगे, रिलेशन बनाएंगे। यहाँ शादियाँ हो जाएंगी दो लोगों में, और शादी जिनमें हुई वो कैसे हैं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, माने दो अलग अलग क्रोमोसोम्स के क्रोमैटिड हैं जो आपस में क्या कर रहे हैं, जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज कर रहे हैं। तो इन दिस स्टेज दिस नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम एक्सचेंज देयर पार्ट एंड द पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर के आंसर में आता है पैकेटीन। अटैचमेंट पॉइंट ऑफ द क्रॉसिंग ओवर ऑफ द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड इज कॉल्ड कियास्मेटा, राइट। तो ये हमारे सामने आया, द क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस इज कम्प्लीटेड बाय दिस स्टेज। लेकिन ये ध्यान रखना कि कियास्मेटा बना जरूर था यहाँ पे, बट कियास्मेटा के आंसर में आप पैकेटीन सही नहीं करोगे, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स पूरा हुआ यहाँ पर हुआ। अगर कियास्मेटा का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो डिप्लोटीन में करोगे आप, जब क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो चुका होता है और ये दोनों क्रोमोसोम अलग अलग जेनेटिक मटेरियल के साथ अलग होने लगते हैं, तो एक छोटा सा एक्स शेप स्ट्रक्चर रह जाता है जहाँ पे ये बस हल्का सा जुड़ा है, दैट इज कॉल्ड कियास्मेटा, और वो कियास्मेटा डिप्लोटीन में है। तो कियास्मेटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिप्लोटीन, राइट। क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पैकेटीन। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स दिखाई दिया तुम्हें जाइगोटीन में, बाइवेलेंट दिखाई दिया तुम्हें जाइगोटीन में। डाइकाइनेसिस में सेल जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करके बिल्कुल अलग हो जाती है, राइट। तो ये थी प्रोफेज 1। देखिए यहाँ पर हमने डायग्राम की मदद से आपको समझाया है, ये लैप्टोटीन है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट रही है और क्रोमोसोम कंडेंस हो रहे हैं। बाइवेलेंट माने क्या है, एक जैसे क्रोमोसोम जो 100% आइडेंटिकल नहीं है लेकिन कुछ हद तक मिलते जुलते हैं, आपस में रिश्तेदारी बनाते हैं, और ये क्रोमोसोम्स के जोड़े, यहाँ पर 3 जोड़े आपको दिखाई दे रहे हैं बने, ठीक है। यहाँ आपके सामने इसने क्या बनाया, ये रहा सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो कि जाइगोटीन में बना है। पैकेटीन में इसने क्या करा, क्रॉसिंग ओवर कर रहा है, ये बाइवेलेंट हैज़ फॉर्म्ड एंड क्रॉसिंग ओवर हैज़ अकर्ड, राइट। डिप्लोटीन में कियास्मेटा, मैंने आपको बताया था लास्ट स्लाइड में ही बता रही थी कि कियास्मेटा जब आएगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कौन सी स्टेज के, डिप्लोटीन के, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन आएगा तो पैकेटीन आंसर जाएगा, सिनेप्सिस आएगा तो जाइगोटीन आंसर जाएगा, और डिप्लोटीन आएगा तो कियास्मेटा जाएगा। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स टूट रहा है, यहाँ पर बन नहीं रहा है, टूट रहा है यहाँ पर, ठीक है। जिस स्ट्रक्चर से हल्का सा जुड़ा रह गया वो एक्स शेप स्ट्रक्चर कहलाता है कियास्मेटा। इसके बाद डाइकाइनेसिस की स्टेज में ये अलग अलग जेनेटिक मटेरियल, देखिए ब्लू वाला क्रोमोसोम है इसमें रेड पोर्शन जुड़ गया, और जो रेड वाला क्रोमोसोम है उसमें ब्लू पोर्शन जुड़ गया। इस तरीके से जेनेटिक मटेरियल अलग मिक्स होकर के या क्वालिटी चेंज होकर के दो अलग वैरायटी के क्रोमोसोम बन गए। ये कंप्लीट हुई तुम्हारी प्रोफेज 1। मेटाफेज 1 में वहाँ पर क्रोमैटिड से स्पिंडल फाइबर जुड़े थे, लेकिन यहाँ वहाँ क्रोमोसोम्स लाइन में जुड़े थे या क्रोमोसोम्स के जोड़े जुड़े हैं, ठीक है। तो वहाँ 46 क्रोमोसोम एक लाइन में अरेंज हुए थे, यहाँ 23 पेयर्स अरेंज हुए हैं, और हर जोड़े का एक एक क्रोमोसोम क्या हुआ, एक एक सेल के पास चला गया। इस तरीके से आपकी मियोसिस 1 कंप्लीट होती है। चलिए नेक्स्ट हमने बोला कि मियोसिस 1 में पूरी तरीके से क्या क्या काम हुए, इंटरफेस था हो रहा था, फिर हम जा रहे थे बात करने के लिए कि प्रोफेज 1 हुई, मेटाफेज 1 हुई, एनाफेज 1 हुई और टीलोफेज 1 हुई। यहाँ हम टीलोफेज 1 के पास पहुँच गए, उसके बाद साइटोकाइनेसिस हो गया, सेल 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। अब मियो 2 में जब आती है तो सेम प्रोसेस होगी, प्रोफेज 2 क्रोमोसोम्स बन रहे हैं यहाँ पर, देन क्रोमोसोम्स अलाइन कर रहे हैं इक्वेटर पे। इस बार सिंगल क्रोमोसोम ने अलाइन किया है अपने आप को इक्वेटर पे, और क्रोमैटिड से स्पिंडल फाइबर जुड़े, और फाइनली जो अलग हुए हैं वो कौन अलग हुए हैं, क्रोमैटिड्स अलग हुए हैं, राइट। तो हमारे पास में एक सेल से 4 सेल बन गई यहाँ पर, देखिए पहले 1 से 2 बनी, और इस सेल से फिर 2 बनी, और इस सेल से 2 बनी है, तो कुल मिलाकर के 2 ये कोशिकाएं हैं, 2 ये कोशिकाएं हैं। तो एक पेरेंट सेल से, ये जो ऊपर वाली पेरेंट सेल है, इस ऊपर वाली पेरेंट सेल से हमें कितनी कोशिकाएं मिल गई, 4 कोशिकाएं मिल जाती हैं, राइट। इस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि मियोसिस जो होती है वो जनन कोशिकाओं में होती है, माइटोसिस जो होती है वो वृद्धि कोशिकाओं में होती है, शरीर की अधिकांश कोशिकाओं में माइटोसिस होती है, ठीक है। तो अब आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, समझा या नहीं समझा, इसको जानने के लिए हम बात कर रहे हैं क्वेश्चंस राउंड की, राइट। अब हम क्वेश्चन आंसर डील कर रहे हैं, तो जिसमें हम सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं, मियोसिस कहाँ होती है। तो आंसर इज कहाँ हुई, बिल्कुल सही आंसर है रिप्रोडक्टिव सेल्स में। दूसरा हमने बोला द मेन फेजेस ऑफ सेल साइकिल आर प्रोफेज, सेल साइकिल कंफ्यूज नहीं होना है, प्रोफेज और मेटाफेज तो एम फेज का है, एनाफेज टीलोफेज भी एम फेज का है, कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस भी डिवीजन फेज का ही है, इंटरफेज और एम फेज इज द करेक्ट आंसर। कोशिका चक्र को 2 मुख्य भागों में बांटा था। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड इन तो आता है तुम्हारा पहले वाला आंसर, माने कौन सा, डिप्लोटीन से पहली स्टेज थी पैकेटीन, राइट।
और टूटेगा तो कौन सी है, डिप्लोटीन है, राइट। तो हमारा आंसर हुआ यहाँ पे सही पैकिटीन। दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़े रहें, हमारी वीडियोस का आनंद उठाते रहें। आज की वीडियो थोड़ी सी लेंदी ज़रूर थी, लेकिन उम्मीद है आपको इंटरेस्ट भी आया होगा क्योंकि टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग था। दूसरा, इस कंटिन्यूटी को मेंटेन रखने की मैंने पूरी कोशिश यहाँ पर की है कि ताकि आपका दिमाग यहाँ से ना भटक पाए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है या आप चाहते हैं कि मैं लगातार आपके सामने वीडियो देती रहूँ, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। नेक्स्ट जो वीडियोस मेरी आने वाली हैं उसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करने जा रही हूँ, और वो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस 10th क्लास वाला, जिसमें हम ह्यूमन फिजियोलॉजी को डिस्कस करेंगे। सिस्टम्स में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। हम यहाँ ऐसा नहीं है कि प्रॉपर पहले 9th का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, 10th का सिलेबस कर रहे हैं। हम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को डील कर रहे हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं या जिनका वेटेज ज़्यादा होता है, राइट। तो अभी मैंने आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट सा चैप्टर डिस्कस किया, सेल, जो कि आज ख़त्म हुआ। इसके बाद मैं आपके सामने दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करूँगी, अब लाइफ प्रोसेस। इसके कंटेंट के लिए आप 10th क्लास की बुक को फॉलो कर सकते हैं, एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी का चैप्टर 6 है वो लाइफ प्रोसेस। आप मेरी वीडियो टाइम पे मिल सके, आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिले, इसके लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि हमारा ऐप IAS विद हरिमोहन डाउनलोड करना मत भूलिए। इसे डाउनलोड करिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए। जो भी आपको और क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन पेपर्स चाहिए, क्वेश्चन बैंक चाहिए, वो क्वेश्चन बैंक आपको हमारे इस ऐप पे मिल जाएंगे। रिकॉर्डेड वीडियोस आपको हमारे ऐप पे मिल जाएंगे। और जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए, उस हेल्प के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। और अगर लाइव क्लासेज में जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस में अपने आप को एनरोल कराएं। चलिए दोस्तों, नमस्कार। अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, पढ़ाई जारी रखिए। और सबसे ज़रूरी बात है कि मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि कहीं नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।